हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया है। और कल मिस हो गया था वीडियो डालना, तो मेरे पास कमेंट भी आए कि मैम वीडियो डाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं आपके लिए और सेशन लेकर आई हूँ CDP के 30 क्वेश्चन का। उस दिन मैंने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम 61 से डिस्कस करेंगे 90 क्वेश्चन तक। 30 क्वेश्चन ही सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह ही दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने नंबर आए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है पूरा सेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श, परामर्श यानी कि सलाह देना किसी को, है ना, परामर्श देना। तो परामर्श देना का क्या उद्देश्य है? बच्चों का समझना, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एज अ टीचर आप बच्चे के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? ठीक है, ये है इसका जो भी मेन पॉइंट है, ये है इस क्वेश्चन का कि बच्चों के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्या बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों की कमियों के कारण पता करने चाहिए, बच्चों को समायोजन में सहायता करनी चाहिए। ये जो जितने भी पॉइंट दिए हैं ना, ये तीनों ही क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये तीनों ही सही है कि हमें बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों की कमियों के कारण पता करने चाहिए और बच्चों को समायोजन में सहायता करना चाहिए। तो इसका मतलब है राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 62 क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो क्या है? क्या उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए जिससे उन्हें नैतिकता की भावना है? ऐसा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है अच्छा कि शिक्षक को खुद आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा पहले तो शिक्षक को देखकर ही सीखेगा ना। तो शिक्षक जैसा बिहेव करेगा, बच्चा वैसा ही बिहेव करने की कोशिश करेगा। तो अगर शिक्षक में नैतिकता की भावना है, उसमें नैतिक चीजें वो देख पा रहा है बच्चा, तो बच्चे में खुद ही नैतिकता का विकास होगा। ठीक है, शिक्षक के आदर्श रूप को देखकर वो खुद सीखेगा और उसमें नैतिकता की भावना का इस विकास होगा। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। फ्रॉबेल ने किसकी स्थापना की थी? तो फ्रॉबेल ने स्थापना की थी किंडरगार्टन स्कूल की। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज का? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। एक बात याद रखिएगा, ये जैसे प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, ये सब वर्ड आते हैं ना, ये सब निगेटिव में आते हैं। तो कभी भी इसका आंसर ऐसा नहीं हो सकता, निगेटिव में कभी भी आंसर नहीं आएगा। प्रतियोगिता की भावना विकसित करना गलत है, प्रतिद्वंदिता की भावना विकसित करना गलत है, तटस्थता की भावना विकसित करना गलत है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा करेगा? सहयोग की भावना का। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक का विकास। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या केवल पैसा कमाना होता है? ठीक है, पढ़ना एवं लिखना सिखाना होता है बच्चे को, या केवल बौद्धिक विकास करना होता है? तो सबसे पहला पॉइंट जो है आजीविका कमाना, ये तो बहुत गलत है। क्या हम जो शिक्षक बनना चाहते हैं, क्या हम पैसा कमाने के लिए बनना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, हम बच्चे का विकास करना चाहते हैं ना। और केवल हम पढ़ना लिखना तो सिखाना नहीं चाहते, केवल हम ये दोनों पॉइंट सही है, लेकिन केवल की बात हो गई है कि पढ़ना एवं लिखना सिखाना ही नहीं होता। सबसे अच्छा पॉइंट क्या हो जाएगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब होता है बच्चे का पूरा विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सारा विकास आ जाएगा इसमें, बच्चे का सर्वांगीण विकास में। तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 66 क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो विकास का मार्ग क्या है? चुनौतियां और सीमाएं, स्थिरता तथा परिवर्तन, खोज तथा पोषण या वंशानुक्रम तथा वातावरण। तो विकास परिणाम है किसका? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का परिणाम है क्या विकास?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना कब से शुरू की गई थी? शुरू की गई थी 2004 से। क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सन 2001 में शुरू किया गया था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। कब निकाला गया था? ये निकाला गया था 1998 में। ऐसे सन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। कि शिक्षण की प्रभावकारिता मतलब कि शिक्षण बहुत अच्छा होगा। कब बहुत अच्छा होगा? जब क्या विद्यालय की संरचना अच्छी होगी, शिक्षक को विषय की समझ होगी, या शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की लिखावट। तो शिक्षण अच्छा कब होगा? जब शिक्षक को विषय की पूरी तरह से समझ होगी, है ना। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो जब हम एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो बच्चों को भी ना उदासीनता आ जाती है। बच्चे कभी दिमाग एक जगह फोकस नहीं हो पाता, वो इधर उधर अपने ख्यालों में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या करता है शिक्षक? शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। ये पेपर में पूछा जा चुका है और अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिला होगा। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है सीटेट के एग्जामों में। तो सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो क्या होगा? अगर अभिभावक नहीं आ पाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो क्या करना चाहिए? शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट है ये निगेटिव में हो जाएंगे तो ये हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा? जाकर उनसे मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई पठन सामग्री है और खूब सारी पठन सामग्री है, उनको एक रूप में पढ़ा जा रहा है तो किस रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित या अंतरालित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण कार्य को क्या माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। पाठ्यचर्या निर्माण क्या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? ऐसा तो है नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। भाई विशेषज्ञ ही तो बनाते हैं पाठ्यचर्या, है ना। एक नेमी कार्य भी नहीं है। तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है पाठ्यचर्या का निर्माण करना। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए? भाई लोगों के बीच की जानी चाहिए, तभी तो और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आज जो सर है वो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम करूंगा तो सर मेरी भी प्रशंसा करेंगे। तो लोगों के बीच विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड या अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किसी योग्यता या गुण के लिए किया जा रहा है ना, किसी योग्यता या गुण के लिए किया जा रहा है तो उसे ग्रेड के अनुसार ही सूचित किया जाता है, ठीक है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा हम देखकर और सुन करके, मतलब आँखों और कानों से
के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वो होगा 85%। हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा हम देखकर और सुन करके, मतलब कि आंखों और कानों से के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता कि जरूरत नहीं होती। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक वातावरण जो होता है वो पढ़ाई में क्या योगदान देता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, क्या जो वातावरण होता है वह सकारात्मक पढ़ाई को बढ़ावा नहीं देता? अगर एक अच्छा वातावरण होगा तो उससे क्या अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे कोई शिक्षक है और शिक्षक के ऊपर पोजीशन में कोई भी है, प्राधिकारी है, वो शिक्षक को कोई और कार्य देता है। मतलब शिक्षक का कार्य क्या होता है, पढ़ाना, है ना। विद्यार्थी की ओर जितने भी कर्तव्य होते हैं वो शिक्षक के लिए होते हैं, बट शिक्षक को उन कर्तव्यों को ना करवा के वो कोई और ही काम कर दिया जा रहा है शिक्षक को, तो उससे क्या होगा, उसकी क्षमता घटती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? जो सतत मूल्यांकन होता है ना, सतत मूल्यांकन मतलब एक टाइम के बाद कंटिन्यूअस जो मूल्यांकन किया जाता है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो सतत मूल्यांकन ही वो विधि है जिससे छात्रों के सही मूल्यांकन का पता लगता है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सारे ही पॉइंट पॉजिटिव हैं। एक आदर्श जीवन जीता हो शिक्षक, और बहुत ही ज़्यादा निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करता हो, और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, मतलब कि ये सभी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम मतलब सीखने की सबसे उचित परिभाषा क्या है? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे उचित परिभाषा अधिगम की क्या समस्याएं हल करना होता है? केवल सीख के हम क्यों सीखते हैं? केवल समस्याएं हल करने के लिए सीखते हैं। विशिष्ट हुनर का विकास हम क्यों सीखते हैं? केवल एक विशिष्ट हुनर विकसित हो जाए, आचरण अच्छा हो जाए, इसलिए हम सीखते हैं। इसमें से कोई भी जो अधिगम की परिभाषा है वो सटीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, मतलब अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसा प्रभावकारी परिवर्तन जिससे सीखने के बाद हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव आता है, उसे ही अधिगम कहते हैं, है ना। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके? एक हुनर को कोई कब सीख सकता है? क्या किसी को देखकर सीख सकता है? क्या सुनकर सीख सकता है? क्या पढ़कर सीख सकता है, या खुद करके? भैया जैसे हम साइंस ले लो, साइंस हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अच्छे से हमें वो चीज़ नहीं आएगी। तो जब तुम खुद करके देखोगे तभी तो उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। तो खुद करके कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को खुद करके सीख सकता है। की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो वो शुरू होती है 3 वर्ष की आयु में। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों की रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर विद्यार्थियों में वो सामाजिक विकास विकसित करना चाहता है तो क्या उसे केवल शिक्षार्थी की रुचियों को जानना चाहिए, या केवल उसके शारीरिक विकास को जानना चाहिए, या उसके सभी पक्षों को जानना चाहिए, या उसके कार्य करने की कला को जानना चाहिए? तो सबसे सही जो पक्ष है वो है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व। शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। किससे? समान परीक्षा से, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन।
जो समान तत्व है वो संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है पता है? अधिगम स्थानांतरण वो होता है जैसे हमने एक कोई चीज़ सीखी, ठीक है, और उसको सीखने के बाद जैसे कोई दूसरी चीज़ हम सीखना चाहते हैं, जो पहली चीज़ हमने सीखी है वो हेल्प कर रही है दूसरी चीज़ को सीखने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है? अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। एक जगह से सीखी हुई चीज़ को हम दूसरी जगह लगा रहे हैं दूसरी चीज़ सीखने के लिए, तो उससे क्या होगा? अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था, ये जो बाल्यावस्था का पॉइंट है ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि किस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है। मैंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीनों ही पॉइंट अपने चैनल में डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो देख सकते हो जाके। स्फूर्ति अवस्था मतलब बिना थकावट की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? परिभाषा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा है रॉस ने। आपको परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए, एक दो क्वेश्चन तो परिभाषा से भी पूछेगा वो, ठीक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। संवेदना हमारा क्या विकास है? मानसिक विकास है ना। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो पहली बात, विकास पूर्वानुमेय होता है मतलब क्या है? विकास हम पहले से ही क्या है उसका पूर्व अनुभव कर सकते हैं। जैसे अगर बाल्यावस्था में है बच्चा तो हम बता सकते हैं कि वो इस एज के बाद किशोरावस्था में चला जाएगा, तो पूर्वाभास हो जाना बोलते हैं इसको, मतलब हम पहले से ही बता देते हैं कि अब विकास किस स्टेज में जाएगा। तो ये वाला तो सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब पूरी बॉडी में पहले विकास हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी पूरी बॉडी चलाता है, लेकिन वो अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने पैर पे नहीं कंट्रोल कर पाता। मतलब वो कभी भी अपने बच्चे को देखा होगा, वो हाथ पैर तो चलाता है, लेकिन अगर आप कोई सामान उसे पकड़ाने की कोशिश करोगे तो वो अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो वो क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब पहले हाथों में जान आ गई, हाथ चलने लगे, लेकिन जो बाद में वो उसकी पकड़ मजबूत हो रही है, बच्चे की फिंगर्स पे कंट्रोल कर पा रहा है, वो क्या हो रहा है? विशिष्ट की ओर हो रहा है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ, विकास की जो गति है वो धीमी तेज हो सकती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता, विकास निरंतर होता है, तो ये भी सही है। लेकिन विकास रेखीय होता है, ये पॉइंट क्या है? ये गलत है। और पूछा क्या गया है कौन सा गलत है, तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।